नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओम इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज एक मॉडल पेपर के साथ मैं आपके साथ आया हुआ हूँ। मॉडल पेपर को बनाने में कई विद्वानों ने बहुत मेहनत की है, काफ़ी कोशिश की है अच्छी कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए। तो आज रीट 2021 के लिए लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर पर। और ये जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है काफ़ी सोच समझकर और बड़ी अच्छी चॉइसेस के साथ बनाया गया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको करते समय मैं क्वेश्चन को पढ़ दूं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप उसका उत्तर सोचिए और उसके बाद उसका जवाब ढूंढिए। चेक कीजिए कि आप इस पेपर को कहाँ तक कर पा रहे हैं। अगर ऐसा मान लीजिए कि आपने पेपर कर दिया है तो बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए डायरेक्टली हम अपने पेपर पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं। अगर एक लाइक मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आनंद आ जाए, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट और भी सामने लेके आऊँगा रीड से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं हमारे पेपर की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए है। देयर आर 30 क्वेश्चंस इन ऑल दिस सेक्शन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 30 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, और सबका जवाब देना कंपलसरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स, आपको बताना है कि इस इडियम का मतलब क्या है। टू हैव अ डिफरेंट चॉइस, चॉइस विद ड्रीम्स, चॉइस ऑफ हॉब्सन्स, या नो चॉइस एट ऑल। इडियम आपके सिलेबस में दे रखी है। अब आप देखिए, दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि मैं पॉज करूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर ढूंढिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। कोई चॉइस ही नहीं होना, वही हॉब्सन्स चॉइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट इज। सोनेट आपने पढ़ा था, 3 तरह की होती हैं, जिसमें सिर्फ उसने स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम पूछी हुई है। इटालियन सोनेट, उसके बाद में आपकी स्पेंसरियन सोनेट, और एक सोनेट और है जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ए बी बी ए बी सी डी सी डी, ए बी सी सी डी सी डी ई एफ, या नन ऑफ द एबव। हो सकता है उत्तर इसमें से नहीं भी हो। चलिए, राइम स्कीम स्पेंसरियन सोनेट की आपको ध्यान हो तो स्पेंसरियन सोनेट एक ऐसी सोनेट थी जिसके अंदर उसने अपने क्वार्टरेन की लास्ट लाइन को अगले क्वार्टरेन की फर्स्ट लाइन से लिंक किया था। ये बाकी की 2 सोनेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे उसकी जो सोनेट की राइम स्कीम थी ना, स्पेंसरियन सोनेट की, तो वो आपको यहां पे दिख रही होगी। देखिए यहां इसका सही जवाब होगा बी, ए बी। इसकी अगला क्वार्टरेन जो है वो लास्ट 4th लाइन है, वो इसकी फर्स्ट लाइन है। तो बी सी, ऐसे ही सी इधर आई तो फर्स्ट लाइन इसकी क्वार्टरेन की बनी सी डी। तो सही जवाब इसका क्वेश्चन का सेकंड का सी होगा। सॉरी, सी नहीं, बी। ए बी सी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एलिजीज वर रिटन ऑन द थीम ऑफ। आपने एलिजीज पढ़ी हैं तो आपको यह दिखाना है कि एलिजीज को जो लिखा गया था उनकी थीम क्या थी, क्या विषय वस्तु थी। तो देखिए क्या विषय वस्तु थी उसकी। लैमेंटेशन, सॉरो, नेशनल कैटास्ट्रॉफी, या ऑल द एबव। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर इसका ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको ये ईमानदारी से करना है, तभी पता चल पाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आज भी रीट की जो है न्यूज़ आई है, टोटल 14 लाख के आसपास कुछ फॉर्म भरे गए हैं, तो वहाँ स्टैंड कर पाना बड़ा टफ होता है। तो आप इसके लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं जवाब दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कीजिएगा। इसका सही जवाब जो होना चाहिए ना, तो एलिजीज की जो थीम थी ना, वो लेमेंटेशन भी थी, सॉरोफुल भी थी,
और किसी नेशनल कैटास्ट्रॉफी पर भी एलिजीज लिखी जाती रही हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑल द एबव, सही की सब, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉल्ड द मिनिएचर ऑफ द नोबल? नोबल का मिनिएचर कौन सी लिटरेरी डिवाइस को कहा जाता है? क्या ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामा है, नोवेल है या सोनेट है? वीडियो को पॉज कीजिए। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ना, वो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाले का ए होगा, शॉर्ट स्टोरीज। आपको ध्यान हो तो शॉर्ट स्टोरीज के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये शॉर्ट स्टोरीज है ना, ये नोवेल का मिनिएचर कहलाती हैं। जी हाँ, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरीज को ही मिनिएचर ऑफ द नोवेल कहा जाता है। थोड़ा सा इनकी जो सेटिंग्स होती हैं ना नोवेल की बजाय, वो थोड़ी सी कम स्टैंडर्ड की होती हैं। कम स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे लो फॉर्म में कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑफ अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड। आपने पढ़ा था कि ड्रामा दो तरह का होता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो आपको ये बताना है कि ट्रेजेडी का अंत जो होता है ना, फाइनल एंड जिसको कहते हैं ना, एंड जिसको कहते हैं, उसका इसका किस में अंत होता है? क्या कहते हैं उस शब्द को? कैटास्ट्रोफी, सोलिलोकी, असाइड या डिनोमेंट? वीडियो को पॉज करें और आराम से इसका आंसर ढूंढें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो है ना, वो कैटास्ट्रोफी है। ट्रेजेडी जो अंत होती है ना, वो एक कैटास्ट्रोफी में अंत होती है। और डिनोमेंट जो है ना, वो डिनोमेंट क्या है? डिनोमेंट का जो हमारी कॉमेडी होती है, उस कॉमेडी का अंत डिनोमेंट में होता है। समझ गए? ट्रेजेडी एंड्स इन कैटास्ट्रोफी एंड ट्रेजेडी के अलावा जो हमारी कॉमेडी है वो एंड्स इन डिनोमेंट। असाइड और सोलिलोकी इसके दो पार्ट हैं। जो कि स्टेज पे कोई कैरेक्टर खड़ा होकर अपने आप से बात करता है, वो सोलिलोकी और असाइड होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वर्ड। आइडेंटिफाई द वर्ड विच एंड्स इन अ डिफरेंट साउंड फ्रॉम द अदर वर्ड्स। यहाँ पर आपको वो वर्ड छांटना है, जो शब्द छांटना है जो कि अदर वर्ड से साउंड में डिफरेंट है। ध्यान से पढ़ना है इसको, है पता चले कि आप गलत कर गए छोटे से क्वेश्चन को भी। तो देखिए, इसको आप पढ़िए, मैं बाद में पढ़ूंगा। WHO who, FLEW flu, SLOW slow एंड SHOE शू। तो देखिए इसका साउंड अलग जा रहा है ना, वो सी वाले का जा रहा है। स्लाउ, स्लो नहीं कहते इसको, स्लो कहते हैं, स्लो। तो ये साउंड है ना इसकी अलग है। तो इसका सही जवाब है जो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ट्रू अबाउट डिप्थोंग्स। आपने डिप्थोंग्स पढ़े थे, तो आपकी साउंड्स को जो है ना, बबल साउंड को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक डिप्थोंग्स है और दूसरे मोनोप्थोंग्स हैं। तो चलिए डिप्थोंग्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था, देखिए। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स है, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल ग्लाइड्स, या कहें तो दे आर 8 इन नंबर, या ऑल द एबव। कभी कभी क्या है कि हम कई क्वेश्चंस में ऑल द एबव पाते हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। कई बार तो लगता है वो सटीक आंसर है, कई बार लगता है कि हम गलत कराए। चलिए यहाँ देखने हैं कि डिप्थोंग्स के बारे में कौन सा सही आंसर है। आप वीडियो को पॉज करें, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसको चेक करना है ना, पढ़ना है। चलिए मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ बच्चों। इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि डिप्थोंग्स जो होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स होते हैं। आपने पढ़ा था कि ये दो प्योर वोवल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वोवल ग्लाइड्स, उनको वोवल ग्लाइड्स भी कहते हैं, ये भी सही बात है। और यहां तक कि वो नंबर में 8 भी हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बीड, इसका आपको सिंबल ढूंढना है। आपके सिलेबस में से ट्रांसक्रिप्शन तो हटा दिया, सिंबल रखे हैं, तो आपके लिए कोई साउंड का सिंबल आएगा। आपको यहाँ ढूंढना है कि जो अंडरलाइन कर रखा है इसका सिंबल क्या है। वीडियो को पॉज करना है, आपको चेक करना है। तो मैं सही जवाब इसका दे देता हूँ। इसका सही जवाब ए ही होगा। ई, बीड जो आवाज़ आ रही है ना, बड़ी की आवाज़ आ रही है, तो ये वाला इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। चलिए उत्तर नंबर ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द ऑडियो लिंगुअल मैथड। ऑडियो लिंगुअल मैथड के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपको ये बताना है कि इस मैथड में कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं होता है।
डायलॉग मेमोराइजेशन, रिपीटिशन ड्रिल, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स। तो देखिए एक ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में बात कर रहा है कि इसके अंदर एक जो कौन सी टेक्निकें नीचे दी गई है वो काम में नहीं आती है। देखिए डायलॉग मेमोराइजेशन एक ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर जरूरी है। रिपीटिशन ड्रिल, ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज, ये भी जरूरी है। क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल भी जरूरी है। तो क्वेश्चन 9 का सही इसमें जवाब जो है ना, अब क्या होना चाहिए बताइए? जी क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें ये हम जो ABC बात कर रहे थे वो गलत है। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड? ऑडियो लिंगुअल मेथड में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता है? डायलॉग मेमोराइजेशन, रिपीटिशन ड्रिल, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल, और लास्ट है यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग। इसमें नॉट यूज्ड कह रहा है, नॉट यूज नहीं होता है ना, नहीं होता है वो बताना है। तो मैंने अभी कहा था जैसे क्वेश्चन पढ़ते समय, मैं इसको फिर रिपीट कर गया, कोई बात नहीं है। डायलॉग मेमोराइजेशन इसके अंतर्गत होता है, रिपीटिशन ड्रिल इसके अंतर्गत होता है, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल भी इसके अंतर्गत होती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए डी, ऑप्शन डी, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स। मीनिंग्स के लिए इसमें ये बाइलिंगुअल डिक्शनरीज कहीं होती नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following techniques is not followed in the direct method? आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सी टेक्निक जो है वो उसमें नॉट फॉलोड, नॉट दे रखा है ना, नॉट का ध्यान रखना है, नहीं होती है। बताइए कौन सी टेक्निक है जो उसमें फॉलोड नहीं होती है? क्वेश्चन जबरदस्त है, आनंद आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा, आप करके देखिए एक बार। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स। बच्चों आपको डायरेक्ट मेथड को ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेथड क्या है उसके आधार पर इसका जवाब देना है, और उसमें भी नॉट पूछा है जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल जो होती है ना, वो तो इसके अंतर्गत होती है, डायरेक्ट मेथड के अंदर होती है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस तो डायरेक्ट मेथड का मुख्य हिस्सा है, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स ये भी इसके अंतर्गत बहुत जरूरी है। तो यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, आपको ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड का मतलब यही है कि नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का बी, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which method was developed as a reaction to the grammar translation method? कौन सी मेथड जी थी ना, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में आई? बताइए, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, या कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग? तो इसका जवाब सोचिए, वीडियो को पॉज कर करके आप ना इसको सही करना है। मैं ज़्यादा पॉज नहीं दे पाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो। तो इसका सही जवाब है डायरेक्ट मेथड। जी हाँ, डायरेक्ट मेथड जो थी वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में आई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल टू टीचिंग ऑफ पोएट्री? पोएट्री की टीचिंग के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, ये देखिए। चलिए, मेमोराइजिंग द पोएम एंड रिसाइटिंग इट। Poetry is to read for the charm of sound. The teacher should guard against the tendency. Individual loud reading by the students so that they feel the beauty of the poem. बताइए, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, वैसे मैं इसका उत्तर अभी आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप अपने टीचर से, अपनी किताब से, किसी भी तरह कोशिश कीजिएगा इसका आंसर ढूंढना है। मैं इसका भी जवाब बताने वाला नहीं हूं, लेकिन समझा देता हूं कि क्या इसमें पूछना और क्या करना है हम लोगों को। देखिए, व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल टू टीचिंग ऑफ पोएट्री? पोएट्री की टीचिंग से संबंधित या एप्लीकेबल क्या नहीं है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेमोराइजिंग द पोएम एंड रिसाइटिंग इट, क्या पोएम को मेमोराइज करना है और उसको रिसाइट करना है? रिसाइट करना है पोएट्री के लिए तो रिसाइट तो जरूरी होता है, लेकिन आप देख लीजिए इसका उत्तर आपको ढूंढना है। पोएट्री इज टू रीड फॉर द चार्म ऑफ साउंड। चार्म ऑफ साउंड ही पोएट्री के लिए होता है, पोएट्री को पढ़ा ही इसी आनंद के लिए जाता है। और सी, द टीचर शुड गार्ड अगेंस्ट द टेंडेंसी, क्या ये हो सकता है? या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट सो दैट दे फील द ब्यूटी ऑफ द पोएम।
अलग अलग बच्चे को इंडिविजुअली पढ़वाना है ताकि वो उस पोएम की ब्यूटी को फील कर सकें। अब मैं आपको दो ऑप्शन में छोड़ देता हूं, बी और डी तो पोइट्री की टीचिंग से एप्लीकेबल हैं या रिलेटेड हैं, ये तो जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में मैं आपको छोड़ देता हूं, आप इसका उत्तर ढूंढ के मेरे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा, देखता हूं कौन इसका जवाब देता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रेमेडियल टीचिंग, मैंने टॉपिक मोस्टली कवर किए हैं, आप पढ़ो करो और इसका जबरदस्त उत्तर दो। रेमेडियल टीचिंग का मतलब बताइए क्या है, इससे संबंधित क्या है? मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड, रेमेडियल टीचिंग। Convert the students' bad habit into the good and the learning related problems of the pupils, या all of the above। चलिए मैं जवाब देता हूं, आपको वीडियो पॉज करके इसको चेक करना है। इसका सही जवाब होगा all the above। मोटिवेट द स्टूडेंट, देखिए रेमेडियल टीचिंग जो होती है ना, एक बच्चे को मोटिवेट करती है, स्टूडेंट को, जिसका स्टैंडर्ड उसको इंप्रूव करने के लिए। ये जो उसकी बैड हैबिट होती है ना, उनको कन्वर्ट करती है अच्छी हैबिट्स के अंतर्गत। और दूसरी चीज क्या है कि रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है शिष्यों की, उनको पीपल्स की को ये एंड करती है, समाप्त करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, इंग्लिश अपना प्लेस जो है ना वो किसके तौर पे नहीं पा पाई है? थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, या सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब ढूंढिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए इंग्लिश हमारे यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ये पहले से चल रही है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, चलिए ठीक है। संस्कृत भी हमारे पास, और भी कई भाषाएं हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पहले से ही है, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अभी करिकुलम में हमारे में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका सही जवाब होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। सारे सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए कोर्स को किस तरह के क्वेश्चन को हमें पूछना चाहिए, आस्क करना चाहिए, बताइए। शॉर्ट आंसर्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, ऐसे टाइप होने चाहिए, या सभी तरह के क्वेश्चन करने चाहिए? वीडियो को पॉज करें और आराम से इसका जवाब ढूंढें, मैं इसका जवाब दे देता हूं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सिलेबस को या कोर्स को आपको जल्दी कवर करने के काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग। रीडिंग कई तरह की होती है, आपने देखा है। अभी रैपिड रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्पज है ना रैपिड रीडिंग का, क्या है उद्देश्य, क्या है रैपिड रीडिंग का? ऑप्शन नंबर ए, फॉर इंटरेस्ट, आनंद के लिए, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, किसी स्पेसिफिक डिटेल के लिए, एक्सटेंडेड रीडिंग के लिए, या सीकिंग इंफॉर्मेशन के लिए। जल्दी जल्दी पढ़ना, जबरदस्त। क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब क्या होता है? फटाफट फटाफट पढ़ना। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूं, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंडेड रीडिंग। जी हाँ, एक्सटेंडेड रीडिंग के लिए इसका रैपिड रीडिंग का यूज किया जाता है। ये पैसेज है, मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा बच्चों, और इसको पढ़ लेना है। मैं अभी पैसेज को पूरा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप पैसेज को पॉज करके पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, और मैं नीचे क्वेश्चंस पर आ रहा हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, बताइए। रिएक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इल, यहां पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इल इफेक्ट्स ऑफ व्हीकल पॉल्यूशन, ILL है ये। कॉजेज ऑफ कैंसर, या पॉल्यूटेंट्स ऑफ एटमोस्फियर। बताइए इसमें से क्या जवाब सही है? इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है ना, इल इफेक्ट्स ऑफ व्हीकल पॉल्यूशन का होगा। यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 के बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज द कैंसर। इनमें से कौन सा जो है वो कॉज द कैंसर होता है, कैंसर का कॉज होता है? इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, या स्मॉग। आपने पैसेज में पढ़ा होगा, वहां दे रखा है, आराम से आप तसल्ली से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन है ना, दे आर द कॉज ऑफ कैंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज लेंदी। आपको पैसेज में से वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है लेंदी, बड़ा। तो चेन रिएक्शन, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड, एक ऑप्शन नीचे और है एमिटेड। जी लेंदी आप जानते हैं, इसको प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं, एक्सटेंडेड नहीं होगा, चेन रिएक्शन नहीं होगा, एमिटेड नहीं होगा। एमिटेड का मतलब निकालना, दूर करना होता है। चलिए प्रोलॉन्ग्ड इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की जो कार्बन कैपेसिटी कैरिंग है ना, उसको कौन बढ़ाता है, रिड्यूस, सॉरी कम करता है, रिड्यूस करना। तो व्हाट रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, बताइए। पैसेज में आपने उसमें आसानी से क्लियर दे रखा है कि कौन है जो इसको रिड्यूस करता है। तो इसका सही जवाब जो है वो सही जवाब होगा इसका ब्रीदिंग कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसका सही जवाब 20 का होगा डी, ब्रीदिंग कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द वर्ड इन द पैसेज मीन्स पॉइजनस। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है पैसेज में जहरीला, पॉइजनस। कैंसर, टॉक्सिक, सीरियस, केटोन्स। नो, इसका सही जवाब आपको पता है टॉक्सिक होता है। 21 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ ग्रामर वाले पोर्शन की तरफ है। इसमें कुछ ग्रामर दे रखी है, अगर इसमें से जल्दबाजी में कुछ हो गया हो तो आप उसको सुधार लेना। वैसे मेरे हिसाब से मैंने सही बोलता जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, पिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का करेक्ट एग्जाम्पल उठाना है। देखिए, राधा इज एज फेयर एज हर सिस्टर गीता। दाउ सोल, अच्छा ये THOUGH हो गया है यहाँ पे। दाउ सोल इज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आंसर इसका ढूंढो। वीडियो को पॉज करके देखना है, मैं बच्चों इसका फिलहाल जवाब बता देता हूं। चलिए फिलहाल इसका जवाब जो है वो 20 सेकंड का जवाब। देखिए, राधा इज एज फेयर एज हर सिस्टर गीता, तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही काइंड है, एक ही जाति के, इसलिए इसमें सिमिली नहीं है, कंपैरिजन है। दाउ सोल इज लाइक ए स्टार, आपकी सोल जो है ना लाइक ए स्टार, तो इसमें सिमिली साफ दिख रही है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इसमें भी सिमिली साफ दिख रही है, तो उत्तर होगा इसका डी, बोथ बी एंड सी। चलते हैं, फिलहाल इसका आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल से गाना याद आ गया, चलो आपको भी आ गया होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी गाना नहीं सुना रहा मैं, टाइम ज्यादा हो रहा है इस चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 23, द मून वेल्ड हर फेस, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच हियर। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन। ढूंढिए जवाब क्या हो सकता है इसका। तो देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूं बच्चों। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पर्सोनिफिकेशन। देखिए, मून वेल्ड हर फेस, वेल्ड कहते हैं पर्दा करना, घूंघट करना, तो मून कभी पर्दा और घूंघट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे एक मानवीकरण का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। एजोनेंस का करेक्ट एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? एजोनेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, एलिट्रेशन और एजोनेशन दो जो होते हैं ना, वो साउंड रिपीटिशन पे बेस्ड होते हैं, तो एजोनेंस कौन सी साउंड रिपीटिशन पे बेस्ड है? आंसर ढूंढ लीजिए। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक्स, I will creep and weep while you sleep. He built a big boat. Try to light the fire. Try light fire. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब, आप वीडियो को पॉज कर लें और देख लीजिए, मैं इसमें ढूंढता हूँ। एजोनेंस में आपने पढ़ा था कि एजोनेंस में बॉल साउंड का रिपीटेशन होता है, तो देखिए यहाँ पे माइक, लाइक, बाइक, ऐसे ही क्रीप, बीप, स्लीप, ट्राई, लाइट, फायर। इसमें बी 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 इस वाले में, सी वाले ऑप्शन में, यहां पे एलिट्रेशन है इस वाले में, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस, तो उत्तर इसका 24 का होगा सी। 25, योर सिस्टर वॉज मिसिंग इन द क्लास, खाली जगह, स्पेस दे रखा है, यू वर मिसिंग, योर सिस्टर वॉज मिसिंग इन द क्लास। अब बताइए, यहां पे थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूं बच्चों, यहां पे मिस्टेक हुई है, यहां पे मिसिंग नहीं होना चाहिए, यहां पे प्रेजेंट। ओके, आपको यहां प्रेजेंट मान लेना है। योर सिस्टर वॉज मिसिंग इन द क्लास, इसमें स्पेस दे रखा है, यू वर प्रेजेंट, तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए? एंड, स्टिल और बट। योर सिस्टर वॉज मिसिंग इन द क्लास, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, बट यू वर इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहें कि और भी आ सकता है क्या? नहीं, चलिए
अब इसका उत्तर 25 का डी होगा, बट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी बी यूज द मॉडल। नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से मॉडल का यूज होता है, बताइए। नेसेसिटी हमने एक नीड पढ़ा था, एक नेसेसिटी जो होती है वो मस्ट के साथ होती है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए मस्ट। 26 का सही जवाब है सी, इसका आएगा मस्ट। 27 हरी अप, फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्विकली योर कोट, पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑफ, टेक आउट। दिमाग लगाइए बच्चों और इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके देखें, मैं इसका जवाब बता देता हूं, जल्दी कीजिए। क्विकली, जल्दी से कोट पहन लें अपना, तो पुट ऑन आएगा। इसका सही जवाब 27 का ए होगा, पुट ऑन योर कोट, पहनना होता है। पुट आउट बुझाना होता है। आप ये फ्रेजेस इनका देख लें आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज रैबिट इन स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, फाइंड आउट द राइम स्कीम इन दिस एक्सट्रैक्ट। आपको इस एक्सट्रैक्ट में राइम स्कीम ढूंढनी है। कितना सरल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करें, इसको ढूंढें तसल्ली से। तो देखिए इसकी राइम स्कीम को करने के लिए लास्ट साउंड को आपको चेक करना होगा। पेन, ये कौन सी वाली से मिल रही है, अगेन। और ऐसे ही स्नेयर किससे मिल रहा है, वेयर। तो देखिए इसका हो जाएगा ए बी। तो देखिए क्या इसमें ए बी ऑप्शन में दे रखी है, ये बड़ी बात है। ए बी बी ए ई एफ नन ऑफ द अबव। तो उत्तर इसका जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें इसका ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 स्पीकिंग एंड राइटिंग आर। आपको बताना है कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 स्पीकिंग एंड राइटिंग। मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं स्पीकिंग राइटिंग के, और रीडिंग वाला भी दे रखा है। मैं नीचे पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 लिसनिंग एंड रीडिंग वाला भी दे रखा है। इन दोनों को, चारों को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। क्या ये कॉन्फिडेंशियल स्किल्स हैं, रिसेप्टिव स्किल्स हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, या नॉन क्रिएटिव स्किल्स हैं। तो बच्चों 29 का जो उत्तर होगा वो रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत आता है। ये रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, लिसनिंग एंड रीडिंग आर। लिसनिंग और रीडिंग क्या है, तो मैं अभी रिसेप्टिव स्किल आपको बता ही दिया, तो ये बचेंगे हमारे प्रोडक्टिव स्किल। तो इसका सही जवाब बच्चों होगा बी, प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये था आपका 30 क्वेश्चंस के साथ एक मॉडल पेपर। मैंने बहुत मेहनत की थी और भी साथियों का सहयोग लिया था, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन पेपर को करने के बाद में। और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैं इंग्लिश के पेपर के अंदर कितना कर पा रहा हूँ, 30 में से मेरे कितने नंबर आ पा रहे हैं अगर आप दिमाग लगाएं तो। चलिए धन्यवाद आप सब लोगों का। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारा कंटेंट अभी लेके आने वाला हूं। परीक्षा भी टाइम है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।